सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे। वीडियो लीक मामला सुप्रीम कोर्ट में, वीडियो स्कैंडल में नई पेशरफ्त, नून लीग की फतह या नई मुसीबत, सादिक संजरानी के बाद सलीम मांडवीवाला की बारी, अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ नए मुकदमात, फजल रहमान से भी लिया जाएगा हिसाब, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नून लीग इस वक्त कड़े इम्तिहान से गुजर रही है। ओहदों की बात करें तो सदर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर मरियम नवाज साहिबा हैं, जिन्होंने जज वीडियो लीक करके सियासत में तहलका मचाने, एहतसाब को सवालिया निशान बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज जज अरशद मलिक के बयान हल्फी की सूरत इसका जवाब भी आ गया है। अरशद मलिक को हटाने और आला अदलिया के नोटिस को लीगी क़यादत अपनी फतह करार दे रही है, लेकिन यह फतह भी पनामा केस के फैसले की तरह लग रही है जिस पर मिठाइयां बांटी गई थीं। और बकौल मीर कहें सो क्या कहें, सर पर हमारे क़यामत शामते आमाल लाई। आपको याद होगा कि पनामा केस फैसले की इब्तिदा जस्टिस आसिफ सईद खोसा के इख्तिलाफी नोट से हुई थी, जिसमें उन्होंने मशहूर ज़माना नावल द गॉडफादर का जिक्र करते हुए लिखा, हर बड़ी दौलत के पीछे एक जुर्म होता है जिससे फैसले का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, क्योंकि यह फैसला एक माफिया से मुतल्लिक है। माफिया लफ्ज के इस्तेमाल पर नून लीग ने उस वक्त भी बड़ा शोर मचाया था, लेकिन आज अरशद मलिक के बयान हल्फी ने इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। नवाज शरीफ को बचाने के लिए वो तमाम हरबे हथकंडे आजमाए गए जो माफिया की पहचान है। नासिर जंजुआ ने अरशद मलिक को पैसे का लालच दिया। जज की 16 साल पहले बनाई गई गैर अखलाकी वीडियो के जरिए दबाव डाला गया। नासिर भट्ट ने यह कहकर धमकी दी कि वो पहले भी कत्ल कर चुका है और नवाज शरीफ साहब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नून लीग अपने इल्जाम को सच और जज अरशद मलिक के इल्जाम को झूठ करार दे रही है, लेकिन फैसला तो अदालत को करना है। केस का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। 16 जुलाई को समाअत है, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात करेंगे असद खरल साहब से, बाबडोगर साहब से। असद खरल साहब, ये बयान हल्फी की कॉपी मेरे हाथ में है जो अरशद मलिक साहब ने दिया है। अब ये बयान हल्फी की बड़ी अहमियत है, क्योंकि अगर इसमें कुछ गलत हुआ तो फिर जज साहब के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब जो कुछ वो इस बयान हल्फी में कह रहे हैं होशरुबा है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो आप मारी पूजो का नॉवल पढ़ें तो जिस तरह से उसमें कि वो कहता है कि गॉडफादर कहता है कि मैं ऐसी ऑफर करूंगा कि ये इनकार नहीं कर सकेंगे। यानी पहले उनको बताया जाता है कि हमने तुम्हें जज लगवाया, उस पर नहीं माने तो फिर कहा गया कि जनाब पैसे जितने कहोगे तुम्हें मिल जाएंगे। कभी 10 करोड़, कभी फिर 50 करोड़ तक बात पहुंचती है। अच्छा, उससे बात नहीं बनी तो फिर धमकी कि जनाब 5-6 कत्ल नासिर भट्ट साहब कहते हैं मैं कर चुका हूं और मियां नवाज शरीफ ने मुझे बचा लिया और मैं उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वो भी नहीं जज साहब ने माना बकौल जज साहब के, तो फिर आगे बात बढ़ी और फिर ब्लैकमेलिंग, पुरानी वीडियो दिखाई गई और उसके जरिए फिर वो ये यहां तक मानते हैं कि जनाब फिर वो रिव्यू के बारे में जो अपील गई हुई है उसका पेपर मुझे दिखाया गया कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। ये जो अजीब कहानी है, नवाज शरीफ से मुलाकात, वहां पर भी जनाब पैसे का लालच, फिर सऊदी अरब में मदीना पाक में वहां पर भी 50 करोड़ फैमिली को बाहर सेटल कर देंगे, आपके बच्चों को नौकरियां दे देंगे। हुसैन नवाज का ये कहना, ये तो एक क्लासिकल कहानी लग रही है बिल्कुल। देखिए, इसलिए पूरी कौम ने और हम भी कह रहे थे कि जज साहबान थे ना पनामा केस का, जिन्होंने फैसला दिया था पहला और उसके बाद दूसरा फैसला भी, जो जिसमें JIT की तश्कील की बात की थी, उनका विजडम देखें, उनकी सोच देखें, जो उन्होंने बातें लिखी, एक एक हर्फ सही हुआ कि पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने कहा कि सिसिलियन माफिया और गॉड फादर प्रवेल कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि कोई भी ये सोच सकता है कि साहब अदालत का जज हो, जब अगस्त 2018 में उनको लगवाया गया जी, और नासिर जंजुआ जो नवाज शरीफ साहब के मुतमदे खास हैं, उनके साथ खुसूसी तैयारों में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और बहुत सारी तस्वीरों में देखे जाते हैं साथ इकट्ठे जी जी। फिर माहिर जिलानी साहब जो हैं, फिर उसके बाद नासिर भट्ट साहब मशहूर ज़माना, वो भी दाएं बाएं उनके नज़र आते हैं। मियां तारक साहब जिन्होंने ये वीडियो के हवाले से लेन देन का काम तकरीबन 5 करोड़ रुपए, उसमें एक कैश भी था, गाड़ी भी थी,
बाद में 3 करोड़ का गालबन चेक था, वो डिसऑनर भी होगा। V8 एक गाड़ी थी, लाहौर के वो रहायशी हैं और इनके सपोर्टर हैं नून लीग के। अच्छा। फिर खुरम यूसुफ साहब को सेंडर बनाने का लालच दिया गया। अब ये तो वो करैक्टर है, लेकिन ये किसकी इमाम पे कर रहे थे? जाहिर बात है बेनिफिशरीज में कौन था? नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा। फिर जब 6 अप्रैल को 2019 को उन जज साहब को नवाज शरीफ के सामने जाती उमरा में यरगमाल बनाकर जिस तरीके से भी गाड़ी में बिठा के जाती उमरा उनके सामने लाया जाता है, और नवाज शरीफ साहब उनको कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं आप करें, और हम जो रिव्यू बना रहे हैं उसमें हमारी हेल्प करें। जी जी। और जज साहब को जिस तरीके से कि हम आपको माला माल कर देंगे। उससे पहले जब हुसैन नवाज साहब जब ये बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हुसैन नवाज साहब इनको 28 मई को जब फैमिली के साथ ये सऊदी अरब जाते हैं 2019 को, यानी नवाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो हो रही है इनसे गालबन 6 अप्रैल 2019 को, और उसके बाद मई में जब ये उम्रा की अदायगी के लिए फैमिली के साथ जाते हैं तो 28 मई को, उसके बाद 1 जून को नासिर भट्ट साहब वो वहाँ पे पहले पहुँच जाते हैं क्योंकि मीडिएशन कर रहे थे, और वहाँ पे मस्जिद नबवी के अंदर दलाली हो रही है जज साहब को। अब मैं इस पे क्या कहूँ उसामा साहब, ये किस हद तक चले गए हैं? यानी उस जगह पे मदीना पाक में मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह का घर होता है, हर जगह पे जो मस्जिद होता है, और वहाँ पे तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें अदा की, उनकी खास अहमियत है हमारे दिल में हर मुसलमान के वाले से। वहाँ पे उनको 1 जून को उनका क्या कि मुलाकात आपकी कराई जानी है जी। जी जी। हुसैन नवाज साहब से उनकी मुलाकात होती है। हुसैन नवाज साहब उनको कहते हैं कि आपको 25 से 50 करोड़ तक की ऑफर दी गई, कनाडा, यूके या किसी मुल्क में भी उन्होंने कहा आप शिफ्ट हो जाएं, आप भी फैमिली को यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं और हमारी मर्जी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें, अभी हम आपको सारे चीजें कर देते हैं। ये बात हुई 8 जून को, ये यानी मदीना में 5 जून को ये पाकिस्तान, ये 8 को यानी वापस आए और ये सारा मामला हुआ। अच्छा। मुझे ये बताएं कि ये जो मीडिएशन हो रही थी, फिर उसके बाद उनकी वीडियोस बनाई जा रही थी मुल्तान से 2002 और 3 में जब वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे 2002 और 3 में, तो 16 साल पुरानी एक वीडियो जो है वो किस तरह हासिल की गई पैसे देकर। उस वीडियो की बिना पर जज साहब को ब्लैकमेल किया जाता रहा। उसकी ये चीज़ है, कभी भी आप प्रेसिडेंट हो देखिए आपने कि हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, मैं ये नहीं कहूँ कि जज बहुत इनोसेंट थे, वो बड़े मासूम थे, वो बड़े भोले भाले थे। जब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, जब वो जाती उम्रा लेके वो मतलब एक मुलजम के घर जा रहे थे, जब वो वहां पे मदीना के अंदर उनको ये ऑफर्स दी जा रही थी, जब नासिर जंजुआ जी आके कह रहे थे कि मेरी गाड़ी के अंदर 2 करोड़ इसी वक्त पड़ा हुआ है, 10 करोड़ आप ले लें, जब उनको खुशखबरियां सुनाई जा रही थी अगस्त में कि आपकी अपॉइंटमेंट हमने नवाज शरीफ साहब ने करवाई है और साथ वाले साथी से तयद करवा रहे हैं। आप देखा, हमने एक हफ्ता पहले आपको बता दिया था। फिर इनके पास केस ट्रांसफर कराए जाते हैं, केस ट्रांसफर भी होते हैं। फिर इस ये सारी मुलाकातों का सिलसिला भी आपने देखा। मामला सिर्फ ये है कि ये इतने जो है ना छोनी काके, वो जज साहब भी नहीं थे। अब जज साहब ने काम बरी क्या किया, जज साहब ने 2 केसेस थे उनके पास। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट वो केस है जो 1993 को हर बंदे को पता है कि पार्क लेन के जो इवन फील्ड जो रेफरेंस है, ये सारा इसके अंदर ये जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, इसके अंदर सारी जो प्रॉपर्टीज थी, सारा जो ये नवाज शरीफ के साथ चीजें लिंक्ड थी। एक पक्का केस था, उसके अंदर उनको कर दिया बरी। दूसरा केस जो है उसके अंदर भी सजा 14 साल बनती थी, वो 7 साल सजा दी गई। अब मामला ये है कि मरियम साहब या नून लीग पूरी का बयानिया वीडियो, और वीडियो के बाद क्या है कि हमारा एक ही मुतालबा है कि जज को फारग करना मसला नहीं है, उस फैसले को फारग किया जाए। अच्छा, ये पहला मामला नहीं है। जैसे क्यूम टेप स्कैंडल आया मंजरे आम पर, और उसकी वीडियो ब्लैकमेल कौन उस वक्त करवा रहा था? परवेज मलक साहब को जस्टिस क्यूम साहब उस वक्त जो उनकी एहलिया थी कि वो फोन करके कह रहे थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो सैफ रहमान साहब सेल के चरबराह थे, वो इतना प्रेशराइज कर रहे हैं। एक दिन की मेरे पर रिकॉर्डिंग बहुत सारी है कि वो बाथरूम में गिर गए थे। चीफ जस्टिस राशिद अजीज की जो कन्वर्सेशन है, वो कह रहे थे जस्टिस क्यूम को कि आपके ऊपर तो प्रेशर ही नहीं है, कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं भुगत रहा हूं। ये वो सारी टेप है जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब ये पुराना खेल है,
अब ये सर डॉक्टर साहब पूरा बात करेंगे थोड़ी सी, अगर आप इजाजत डॉक्टर साहब, टाइम काफी हो गया, मैं कह रहा हूं चले आगे, दोबारा आते हैं आप बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं वो भी पूरी बता दें, मैं थोड़ी सी, हाँ जी। ये इनकी एक हिस्ट्री है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के पास केस नहीं गया, कभी आपने देखा है कि एक जज के पास केस नहीं आया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो कहे और अदारों के ऊपर दशनाम तराजी करे, इसका मतलब है मैच फिक्सिंग थी। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी भी ये मैच फिक्सिंग की है। करल साहब, बाबर साहब से भी बात करते हैं। बाबर डोगर साहब, ये बताएं, जो जुमला सबसे अहम मुझे लग रहा है इसमें वो ये कि मुसलसल दबाव ये था कि चलो तुमने फैसला दे दिया, जज साहब को कहा जा रहा है कि तुमने फैसला दे दिया, हमारी बात नहीं मानी, छोड़ो, अब एक सिर्फ रिकॉर्डिंग करवा दो जो मियां साहब को हमने सुनवा देनी है, मुलाकात में ही बात होती रही, वहां जाकर भी कह दो कि जनाब मैंने इस्तीफा देता हूं। और पहले तो ये बात कही हुसैन नवाज ने, उसके बाद ये कि जनाब आर्मी और अदालत के कहने पर, उनके दबाव पर, आला अदलिया के दबाव पर मैंने ये फैसला दिया है, सिर्फ इतना कह दो और इस्तीफा दे दो। ये भी नहीं कहना तो सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग करा दो मियां साहब की तसल्ली के लिए। ये कितनी बड़ी साजिश है उसामा साहब। इसके पीछे साजिश तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि सारी दुनिया को ये मैसेज देना, पाकिस्तान में हर बंदे को ये मैसेज देना कि मियां साहब इनोसेंट हैं, शरीफ हैं, उनके खिलाफ ये साजिश हुई है और साजिश में जुडिशरी और पाकिस्तान के अदारे शामिल हैं। इन दोनों को टारगेट करना और इन दोनों को मिलाइन करना, यही था। जहाँ तक जज साहब की बात है, जब 2001 में ये एडिशनल सेशन जज भर्ती हुए, इससे पहले वो पीपल्स लॉयर फॉर्म जो थे उसके बड़े स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट थे। उनका पार्टी के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक उनके एक्टिविस्ट से उनसे मुंसलिक थे। 2008 में PMLN की गवर्नमेंट आती है तो रावलपिंडी में चौधरी रियाज एक MNA रहे हैं PMLN के, इनके साथ ये बहुत क्लोज थे, वो इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग मैनेज करते रहे। अच्छा। और मैं पहले भी आपको एक दफ़ा प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि एक प्लानिंग के तहत अगस्त 2018 में जब पनामा केस चल रहा था, जब जस्टिस बशीर उस केस को सुन रहे थे, तो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए से नैब में भिजवाया जाता है। पहले ये लेबर कोर्ट में थे, जी पहले एक अटेम्प्ट की जाती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका नाम रिजेक्ट कर देती है। दोबारा फिर पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों एक्टिव होती हैं। पंजाब गवर्नमेंट से राना सना एक्टिव होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो एक्टिव होती है, और अल्टीमेटली इंश्योर किया जाता है कि इनका जो नाम है वो कोर्ट में, नैब कोर्ट में चला जाए, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये केस है जो ये वहाँ पर अपॉइंट होते हैं कोर्ट नंबर 2 में। साथ ही PMLN जस्टिस बशीर साहब, जज बशीर साहब जो है नैब कोर्ट नंबर 1 के जज, उन पे ऑब्जेक्ट लगाती कि चौंका इन्होंने पहले केस में हमें सजा दे दी है, तो इसको दूसरा केस ये नहीं सुन सकते, तो प्लानिंग के तहत ये केस इनको शिफ्ट उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर उसाफ थे, और ये जो इंसाफ अदालत के जज होते हैं, ये वजारतें जो फाकी वजारतें कानून और इंसाफ है, ये सारी लिस्टें वो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के तहत जाती है, लॉ के तहत जो है वो हाई कोर्ट को सजेस्ट करती है। और फिर खास एक और बात रखी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और लाहौर के इंसाफ अदालत की जजेस की सीटें खाली लिखी गई। इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने भी लेटर लिखे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिखे, जानबूझकर वो सीटें खाली रखी और अपनी मर्जी का बंदा ताकि लाया जा सके। अच्छा, ये पूरी साजिश, पूरी एक प्लानिंग, सारी कौम उस वक्त पनामा लीक में फंसी हुई थी, सारी कौम उस वक्त एवन फील्ड और केस में फंसी हुई थी, तो इन्होंने बिल्कुल आराम से खामोश से जज साहब को प्लान कर दी है। अब सारी चीजें आप देख रहे हैं, उनका पूरा एफिडेविट है। एफिडेविट में आप एक चीज देखें, मियां साहब को हेल्थ ग्राउंड पर कि वो बीमार है, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराना है, उस बुनियाद पर जनाब उनको 1.5 महीने के लिए बेल मिलती है। बिल्कुल बेल मिलती है 27 मार्च को। कोर्ट लखपत जेल में वापस जाते हैं मई 7 को। 6 अप्रैल 2019 को इनकी मुलाकात होती है जज साहब से जाती उमरा में। ठीक, इसका मतलब ये है कि इलाज उलूज कोई नहीं था, ये एक प्लानिंग थी, ये एक साजिश खेली जा रही थी। मियां साहब एक साजिश के तहत वहाँ पर पहुँचे और आप देखें कि इलाज तो कुछ नहीं हुआ, रायबीन जाती उमरा में बैठ के चीज़ें क्या हो रही हैं, अदारों को टारगेट करने के लिए, अदारों पर एक नया अटैक करने के लिए पूरी प्लानिंग हो रही है कि किस तरह से उनको खैर साहब कह रहे हैं ये अगमाल बनाकर, कोई काका चुना तो नहीं थे खैर साहब के गन पॉइंट पर उनको लेके गए। मेरा इसमें एक जो सबसे अहम सवाल है, सबसे अहम सवाल, एक मिनट दे रहे मुझे, सबसे अहम सवाल जो है वो ये है कि ये वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस है, सबसे बड़ा करप्शन का केस है।
और वो जज साहब जो हैं वो जाती उम्रा भी जा रहे हैं। जज साहब एक प्लानिंग के तहत, एक स्कीम के तहत, ये इत्तेफाक नहीं है कि जज साहब उम्रा करने गए अपनी फैमिली के साथ, वहां पर नासिर भट्ट साहब भी हैं और वहां पर हुसैन साहब भी हैं। सेकंड एपिसोड है, एग्जीक्यूशन है नवाज शरीफ साहब की अप्रैल की मीटिंग और उसके बाद मई की वहां पे पहुंचना। सर ये एक मिनट साहब, मेरा सवाल, मेरा अच्छा पॉइंट, मुझे आप पॉइंट पूरा होने दें। वहां पर हुसैन नवाज से मुलाकात होती है, जज साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो केस जिसको सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रही है, इस केस को कोई मामूली केस नहीं है, कोई आम केस नहीं है। अदारे सो रहे थे। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि अदारे सो रहे थे, जाती उम्रा में नवाज शरीफ की मुलाकात हो रही है जज के साथ, वो अदारे वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं उनके पास नहीं जा रहे। मुझे बताएं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रहे। आपने मुल्की सलामती के इदारों के पास, ISI, MI, IB और आर्मी के पास वो नहीं जा रहे, मीडिया के पास नहीं। और सबसे जो उनका अहम फोरम है वो है किसी के पास नहीं जाने की एक जगह जाने की जरूरत थी, जो जज सुपरवाइज कर रहा है उसको जाके बताते, इत्मीनान में लेते। आप देखें, आप दोनों मॉनिटरिंग जज जो है ना, एक बात बड़ी अहम है कि क्या पाकिस्तान में ये नहीं होता रहा? क्या हर कोई इतना अपराइट है? क्या हर कोई ये दबाव सह सकता है? JIT क्यों बनानी पड़ी? JIT क्यों बनानी पड़ी? सुप्रीम कोर्ट को नोटिस क्यों लेना पड़ा? FIA क्यों नहीं कार्रवाई कर सके? यही तो बात है कि यहाँ पर इदारे इतने कमजोर कर दिए गए हैं, हर कोई नहीं खड़ा हो सकता। माफिया इसीलिए कहा गया कि हर कोई माफिया नहीं खड़ा हो सकता। इतना स्ट्रॉन्ग है कि अदारे उनके सामने बेबस हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके सामने बेबस हो जाती है। किस तरह से मैनूवरिंग के तहत नवाज शरीफ उस जज से मिल रहे हैं, ये छोटी चीज नहीं है। वो जज अपने एफिडेविट में लिख रहा है कि मैं जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिला हूं और नवाज शरीफ है वो बेल पर है। काश ये जज साहब मॉनिटरिंग जज है, पनामा साहब जो जज है, फैसला है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, रिस्पेक्टेड जज, काश ये उनसे मिल रहे थे जो रेलिवेंट, इसमें मोस्ट रेलिवेंट थे, उनको नहीं मिले। लेकिन मुल्ज़िमों को मिलने के लिए कभी जाती उम्रा जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, कभी उनके जो करिंदे हैं उससे मिल रहे हैं। मामला ये है कि जज साहब की मेला फाइंडिंग इसमें है, सब हर जगह फिर रहे हैं, हर जगह लेके जा रहे हैं। अदारे कहां पर नहीं, क्या सिस्ट्रियन माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे ये अदारों को भी धोखा दे देता है? एक बात बता, ये अदारों ये ऐसी प्लानिंग करते हैं वो तो अदारों को भी पता नहीं चलने देते। जज पर क्या इदारा को बंदा बिठाएगा कि वो कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, उम्रे पर जा रहा है तो किससे मिल रहा है? वो पुराने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस सुन रहे हैं, तो उसके बाद क्या जज को आप क्या नजरबंद कर देंगे? नजर होनी चाहिए। एपिसोड 1 भी सुन लेना। अच्छा मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कभी ऐसे हुआ है कि जज साहब शोर मचा रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं आया? भाई आपको क्या मसला है? वो जज साहब इतने सीख पा हुए इस बात पे, यही बयानियां जो हुसैन नवाज साहब जिन्होंने 12 अक्टूबर 99 की तकरीर लिखी थी नजीर नाजी के साथ मिलकर, ये वो लिखवा रहे थे कि उनका हाथ कांपता था जहाज में बैठ के। तो हुसैन नवाज उस वक्त भी एक्टिव थे जब उन्होंने ये कहा था आर्मी के खिलाफ एक तकरीर लिखी थी, स्पीच लिखी थी 12 अक्टूबर 99। हुसैन नवाज साहब लिख रहे थे और नजीर नाजी साहब उनको लिखवा रहे थे, जाल पे कटे। अब मुझे ये बताएं, वही स्क्रिप्ट जो है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने बार में जाके पढ़ा, उन्होंने कहा जी ये मेरे से केस ले लिया गया अदलिया के ऊपर और आर्मी के कौमी सलामती के इदारों के ऊपर कितने संगीन इल्जाम लगाए। ये केस भी तो ये भी यही कह रहे थे, नून लीग के, ये तो शरीफ खानदान के कहने पर ही आया था, शरीफ खानदान के कहने पे आए। अब स्क्रिप्ट लिखने से उन्होंने इनकार किया, बाकी सारी कामों में मुलव्वस रहे हैं, शामिल हाल रहे हैं। ये स्क्रिप्ट वो नहीं लिखवा सके, काफी टोटे उन्होंने जोड़ लिए थे। जज साहब उनके रहमो करम थे, बहुत सारे उन्होंने रिलीफ दिए हैं, लेकिन जज साहब को खरल साहब, आप और बाबर डोगर साहब से बेहतर कौन जानता है हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हर तरह की, जुडिशियल हो, पुलिस हो, जिस तरह के भी इदारे हो, कितने लोग वहां पर आपके ख्याल है बैठते हैं जिनको नहीं पता कि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरह होती है? अब कार्रवाई तो देखें, पहले जानने वाले लोगों को भेजा जाता है, उनको समझाया जाता है तुम्हें हमने लगवाया, अच्छा वहां से इनकार होता है तो उसके बाद फिर जनाब पैसे ले लो, गाड़ी ले लो, वो नहीं तो फिर धमकी, उसके बाद जनाब यहां तक के बाहर चले जाओ, सिंपल 50 रुपया थोड़ा नहीं, बाहर चले जाओ, फैमिली तुम्हारी बाहर। एक बयान, क्या ये हो नहीं रहा?
आज भी कई सहाफी बाहर नहीं चले जाते फौरन आप अदालत और तो कोर्ट क्या के खिलाफ बात करके, सच और आज हक भी की कई बात लोग करना जाकर छोड़ बाहर दें। जाकर बयान नहीं देने लग जाते, आपको नेशनलिटी मिल जाती है, कारोबार आपका ऐसे वहां पर चलने लग जाता है, सारी फैमिली आपकी वहां सेटल हो सकती है। कोई मसला है? आज भी आपको 100 में से 10 लोग मिल जाएंगे जो आप किसी न किसी आपको घेर लेंगे। आप कोई एक्सक्यूज नहीं, मेरे ऊपर हमला हुआ, अटैक हुआ, सब कुछ आपने देखा, क्या हम सच और हक की बात कंप्रोमाइज कर लें? क्या हम सिसिलियन माफिया और गॉडफादर या माफिया के खिलाफ मगर ये जेल में तो की बात करना हर छोड़ कोई दें? इतना ताकतवर नहीं होता, वरना ये हमारा पनामा का केस सुप्रीम कोर्ट में ना जाता। आपके इदारे तब नोटिस ले लेते, आपके इदारे देखिए इदारों के ऊपर तो आप भी वही बयानिया जो मरियम का बयानिया पढ़ रहे हैं, इदारों को तो मिलान करने के लिए साजिश रचाई जा रही है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से मैच फिक्स था, नवाज शरीफ जब चले ही तब थे जब अशोर किया गया था मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब को। मीडिएटर का भी आपको पता है कि जब आप पाकिस्तान लैंड करेंगे ये होगा। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब सामने नहीं आए, उन्होंने जिस तरीके से आर्मी के ऊपर ISI के ऊपर इल्जाम लगाया और साहब मुझे कौन था, मुझे तकलीफ क्या हुई थी अगर उनके पास? अच्छा आगे अब 16 तारीख को क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, आप दोनों ये कहते रहे कि बिल्कुल इसको आना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा था कि इसको अच्छी बात इदारे को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन बाबर साहब एक पॉइंट आप रेज करना चाह रहे थे, वो आप जरूर कर दें और मुझे ये भी बता दें कि क्या सारा कसूर फिर जज साहब का? जज साहब आगे जज साहब फिर पार्टी के केसेस थे, आसिफ अली जरदारी के केसेस थे, उनको सुनने जा रहे थे और मेरी इत्तला के मुताबिक जज साहब के फिर पार्टी के साथ भी राब्ते थे। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। और एक बात जो मेरी अगर मुसद्दका नहीं है कि जज साहब के ऊपर कुछ तरह कह रहे हैं कुछ संगीन मुकदमा था, उसमें इश्तहारी थे, एक ऐसा वक्त भी था और वो एक ऐसी अहम शख्सियत के घर में वो पनाह भी लेते रहे। अब ये चीजें भी इदारों को तहकीक करने की जरूरत है कि क्या ऐसी बात क्यों लगाया? तो जज ऐसे माफिया। आप मुझे बताएं कि पंजाब में कितने कमजोर आदमी ढूंढो और उसको पंजाब में कितने सेशन जजीज हैं? उन्होंने अपने मतलब का बंदा उठाया, उसको ऐसे वक्त में जब ये सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, एक साजिश के तहत उन्होंने इनको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मॉडल टाउन के हवाले से जज साहब लगाए गए ATC में और ओवरऑल उसके अंदर भी बड़ा इन्फ्लुएंस हुकूमती शामिल था। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अंदर जो जज लगते हैं उसमें प्रोविंशियल और फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। आप देखें कि कितनी सिसिलियन माफिया गॉडफादर कितने पावरफुल हैं, इनकी प्लानिंग कितनी स्ट्रांग है कि कितनी ज्यादा मीटिंग कर रही है। अगर ये जज का एफिडेविट ना आता तो शायद किसी दुनिया को ये पता भी ना चलता कि इस केस के दौरान जज साहब जो थे PMLN से किस हद तक कनेक्टेड थे। वो लेकिन एक और बयानिया सुन लें, वो उसके बाद बयानिया बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी को कानून बिल्कुल बरअक्स मरियम साहबा ने ये कहा था वीडियो सारी कारत को बिठा के, उन्होंने कहा कि 2 लोग आए, उन्होंने जज साहब को वीडियो दिखाई, यानी मरियम साहब के भेजे हुए लोग, लेकिन पाकिस्तान को ये तासर आवाम को देने की कि जिस तरह शायद को कौमी सलामती के इदारों के बारे में बात करी, उनका जज साहब को उन्होंने वीडियो दिखाई और उनका कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है और ये कुछ नहीं होगा। ये 2 लोग वो जो बगैर नाम लिए, उनका इशारा क्या था? इशारा वो ये कि जज दबाव में, जज किसके दबाव में? सारी कौम के सामने आ गया कि जज को ये सिसिलियन माफिया दबाव में ला रहा था। उस जाली वीडियो में भी आखिरी जुमला जो है वो ये है कि मुझे दबाव डाला गया कि मैं मेरिट पे फैसला करूं। यानी जज साहब उस जो मरियम साहबा वीडियो लेकर आई है उसमें भी मेरिट की बात हो रही है, लेकिन आप बंदे तो बाहर भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो आ गई, नासिर भाट साहब सुना बाहर भाग गया, नासिर जंजुआ, अब मियां तारिक, खुरम यूसुफ, मेहर जिलानी, ये और बाकी जो लोग वो वहां पे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे लोग, इनके नाम फौरी तौर पर ECL में डालने चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि इनको बाहर नहीं भागने देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि मामला आ चुका है और इनसे सारा मटेरियल लेना चाहिए। ब्रेक का वक्त होने वाला है। मुझे बताएं बाबर डॉक्टर साहब, अब 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, अब क्या होगा? अब कैसे, क्योंकि ये तो अब एफिडेविट आ गया जज साहब का, वो अब इल्जामात, संगीन इल्जामात, इतने बड़े इंकशाफात मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी जज की तरफ से ये आए हैं और बयान हल्फी है, कोई आम बात नहीं है। अब मरियम साहबा को भी तो आना पड़ेगा, वो वीडियो लानी पड़ेगी जो उन्होंने बनाई दिखाई। नहीं, मैं पहले कह देता हूँ, ये अभी ये बना रहे हैं केस, ये बना रहे हैं वीडियो ऑनर कर दी ना, ये बना रहे हैं कि इस केस को जो वीडियो वाला साथ टैग ना किया जाए। नवाज शरीफ साहब के मामले में इस्लामाबाद इसको अलहदा रखा जाए, उनके भी लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बेल दे दी जाए, उनको बाहर भेज दिया जाए। मांगेगी तो क्या जवाब देंगे?
वो नहीं नहीं पड़ेगी। भाई वीडियो लेके आए सामने, बिल्कुल Original नहीं। आपने ब्रेक के क्लेम बाद- किया है, ब्रेक- आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने कहा कि इसके बाद और भी वीडियोस हैं, जी, तो जी। आप इस वीडियो जो है इसको लेके आए, ओरिजिनल कैमरा लेके आए, ओरिजिनल वीडियो लेके आए, ओरिजिनल स्क्रिप्ट लेके और आए, बंदे भी ये original सारे आए लाना ना। पड़ेगा, original Otherwise ऊपर इन तो पे फिर कार्रवाई content होगी। लगेगी। एक अगर जज इनके को पास ब्लैकमेल original करना वीडियो ही नहीं है तो और किस तरह से ये प्रेस एक कॉन्फ्रेंस नेशनल करेंगे? अकाउंटेबिलिटी अच्छा, ऑर्डिनेंस में हो सकता है अगर- एम शिक 10 साल सजा है। मरियम साहबा कहती हैं अभी वो जज Obstruction साहब of के बड़े हक justice, में है। आप देखिए वो obstruction कहती- of justice, obstruction of justice में एनएओ के कानून की तरह जिसमें केस हो रहा था 10 साल सजा है जज को, उसके अमूर सही से है। रुकावट मगर मरियम साहबा जज साहब की साइड ले रही हैं। वो कह रही हैं जज का तो असल तो था कि नवाज शरीफ साहब को रिहा करें, उनको तो परेशानी लग गई है कि ये क्या हो गया, उनको हटाया क्यों गया है। ब्रेक के बाद हम इस बारे में बात करेंगे कि अब अगर 16 तारीख को मरियम साहबा नहीं लेकर गई वीडियो और जो उनके पास है मुकम्मल वीडियो न लेकर गई तो फिर क्या होगा। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। सबसे बड़ी खबर है जज अरशद मलिक साहब का बयान हल्फी, जिसमें होशरुबा इंकशाफात हैं, बहुत बड़े बड़े इल्जामात हैं। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। असद खरल साहब, अब दूसरी कहानी भी है। नून लीग की तरफ से आ गया जी ये बयान हल्फी जो है ये तो अपनी जगह होगा, उस पर वो कोई डिनाई नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा। वो मुझे लगता है घबराहट में आ गए हैं कि तो ये तो सारा उन्होंने सारा खेल ही बता दिया, जो कुछ हम करते रहे। और कोई वीडियो अगर उसके अलावा भी है, ऑडियो भी उसके अलावा है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कहाँ कहाँ मेरी मुलाकातें हुई। तो अब वो अगर कुछ उन्होंने एडिट करके कोई नई वीडियो लानी थी वो तो अब बेकार हो गई। इसलिए वो कह रही है कि अब जज साहब को हटाने का तो कोई फायदा नहीं है, जज साहब को क्यों हटाया गया, ये तो मकसद नहीं था, ये तो असल बात नहीं, मियाँ साहब को रिहा किया जाए। ये कोई हो सकता है ऐसा कुछ जिस तरह की बातें हो रही हैं? साहब ये सारा जो ड्रामा रचाया गया ना, जो ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला बनाया गया, इसका दो ही मकासद थे। एक ये था कि हमारे जो मुल्की सलामती के इदारे हैं और जुडिशरी को बदनाम करना, और दूसरा मियाँ साहब को जेल से किस तरह निकालना। अब मामला ये है कि ये जो आपने मरियम साहबा की वीडियो की बात की वो तो नहीं ना देंगी ना आएंगी। उन्होंने कहा था 2 वीडियो और 3, उन्होंने कहा कि ऑडियो भी हैं और को मक्का के वाले से, मदीना के वाले से, वो भी उन्होंने बात बताई। जज साहब का जो एफिडेविट है उसमें उन्होंने तारीखों का हवाला दिया। 6 अप्रैल 2019 को नवाज शरीफ साहब से मिले, डिनाई नहीं करेंगे क्योंकि ये बात ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जब 1 जून को वहाँ पे गया, मई को 2019 को, और फिर उसके बाद 1 जून को जो वहाँ पे मुलाकात हुसैन नवाज के साथ होती है उसको इन्होंने डिनाई नहीं किया। माशाल्लाह बड़े बड़े इनके तर्जमान हैं, बड़ी 1 मिनट में इनका रिएक्शन आ जाता है। ट्विटर पे भी मरियम साहबा बड़ी एक्टिव है। इसका मतलब है इन्होंने तो एडमिट कर लिया। अब मामला ये है कि ये जो पर्पज़ है इस वीडियो को लाने का, ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ जिस तरह आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी के भी आगे केसेस आ रहे हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि मरियम और बिलावल भाई भाई, नवाज शबाब अपना जरदारी और ये नवाज भाई भाई, ये सारे जो बयानियाँ चल रहे हैं। मामला ये है कि इनका पर्पज़ अभी क्या है। इन्होंने की लीगल जो टीम है, क्योंकि वीडियो जो है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, ये उनको पता था, जो इनके विकला थे बड़े बड़े, कि ये एक ब्लैकमेलिंग वाला मामला है और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, ऑब्स्टेकल ऑफ जस्टिस में, क्योंकि जज को ड्यूरिंग ट्रायल में इन्होंने कांटेक्ट किया, उनके ऊपर ऑफर की, उनके ऊपर अच्छा, उसके अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत 10 साल सजा है अगर कोई ऐसा बंदा। अब ये सारे जो बीच में पार्ट जो इसमें प्लेयर हैं, इनके ऊपर वो केस अगर नैब को चाहिए कि वो करे, या जज साहब ये प्रोसीडिंग हो सकती है। मामला ये है कि अभी ये चाहते क्या है, इस सारे मकसद क्या, खेल का मकसद क्या है? मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है ये गुडमुड करके सारा मामला नवाज शरीफ साहब को किसी ना किसी तरीके से जेल से निकालना। और अब जो मैं बता रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दोबारा जो बेल के लिए गए हैं जी, और इस सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी अपील पेंडिंग है। एक तो उल्टी इनको गंगा पड़ गई है, उल्टी। अच्छा। क्योंकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट जो केस जो हुआ है, फ्लैगशिप जो रेफरेंस हुआ है, उसके अंदर बरियत हुई है इनकी। वो अगर रिमांड केस होता है तो उल्टा इनको पड़ सकता है कि उसके अंदर दोबारा अगर ट्रायल होता है तो इनको सजा हो सकती है। ये बात भी देखें, इस पर नहीं जा रहे, यानी केसेस 2 के फैसले किए उन जज साहब, और उसमें जज साहब ने बरी किया है। ये उस वक्त भी बात हुई थी, कैसा दबाव है, कैसा इदारों का दबाव है जो नवाज शरीफ साहब को बरी कराने के लिए उस जज साहब के ऊपर डाल रहे हैं। देखना ये बात। अच्छा, दूसरा में उन्होंने आधी सजा दी है। मामला ये है कि ये चाहते हैं अब कि इस गुड मुड के ये सारे माहौल के अंदर कुरागंदा करके नवाज शरीफ साहब को इनकी टीम कहेगी कि वो जो वीडियो वाला मामला है दूसरा है सर, वो देखे जाएंगे। अभी उनको फौरन नवाज शरीफ को रिलीफ एक दफा दे रहे हैं इंटरम,
उनको बेल दे दें, ये मामला हम देखेंगे, ये परसू नहीं करेंगे, ये चीजें वो नहीं देंगे, अच्छा, वो इस ये पर आएंगे नहीं। पार्टिसिपेंट नहीं तो फिर ये बनेंगे, शोर का ना ये सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश करेंगे, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करेंगे। बाबर साहब, ये जो खरल साहब ने बात की है कि ये इस पर आएंगे ही नहीं, ये तो फिर बड़ी अजीब बात है। फिर आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारा बयानिया उस पर क्यों बनाया, उस वीडियो पर, अगर आपने वो केस पे ले जाना ही नहीं, ना पहले आप वीडियो लेकर गए, ना अभी उस पर आप बात कर रहे हैं। ये कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाते, कानूनी तौर पर केस क्यों नहीं लड़ते? सुप्रीम कोर्ट ने देखे इनको 6 हफ्ते के लिए इलाज के लिए किसने जाने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जाने दिया। जो पहला केस था जिसमें सजाएं मुअत्तल की गई, और एक नहीं, मियां साहब की, कैप्टन सफदर की, मरियम साहिबा की सजाएं मुअत्तल, जमानत में रिहाई, किसने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब उसी में केस है, जाकर कानूनी तौर पर केस क्यों नहीं लड़ते? ये सारे मुल्ज़म बन जाएंगे। अगर ये समझ रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर मियां साहब जो है वो छूट जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये और उनके वकला जो है एमको की जन्नत में रह रहे हैं। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है। जब तक उस जो वीडियो है उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती, उसका फ्रांसिक ऑडिट नहीं होता, जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं होता कि वो वीडियो ठीक है, उसका कंटेंट ठीक है, उस वक्त तक तो मियां साहब ये जो केस है इवन रिमांड बैक भी नहीं हो सकता। वो तो आपने पहले ही सबसे बड़ी खबर ब्रेक कर दी हुई है पूरे पाकिस्तान में, उसके चर्चे उस वीडियो का सर, आपने तो बता दिया। वो तो रिमांड बैक भी नहीं हो सकता, जो खल साहब कहते हैं रिमांड बैक हो जाएगा। लेकिन उसका तो होना है, अगर ये की बात बता है, दें, अगर वो तो अगर है। अब ये एफिडेविट तो उन्होंने चीफ जस्टिस को दिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस को, खुद साइन करके ऑन ओथ, ये तो जाली नहीं है। अच्छा, तो इसमें तो सारी चीजें बता दी उसने, बाबर साहब, बात लेकिन मुकम्मल वो जज साहब कर ये कह रहे हैं कि केस का फैसला उन्होंने मेरिट पे किया जी। ये उसमें एफिडेविट में वो सारी चीजें मान रहे हैं, लेकिन जो बार बार एक थीम चल रही है वो यही है कि जहां मैंने उनका प्रेशर नहीं लिया और मैंने केस का फैसला मेरिट पर किया। वो फ्लैगशिप में जहां उनको बरी किया गया या जहां उनको सजा दी गई, दोनों पर अपने स्टांस पर कायम है, उस पर स्टैंड कर रहे हैं। सही। नून लीग इस पे चाहती क्या थी? जो चाहती थी, आज वो शाहिद खकान अब्बासी जो थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी है। उन्होंने कहा जी कि जिस जज को निकालने के बाद, उसके एफिडेविट के बाद वो मान गया कि जनाब उसका जिस तरह से उस पर प्रेशर था, तो अब जो कोर्ट्स हैं उस पर यह साबित हो गया कि उन पर प्रेशर है, प्रेशर में कोर्ट फैसले दे रही हैं, लिहाजा जितने जो फैसले हैं वो सारे इलीगल हैं और लिहाजा नवाज शरीफ को छोड़ दिया। नहीं तो जो नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जिस केस में, पहले केस में एमन फील्ड में जो सजा मुअत्तल हुई, तो फिर वो भी दबाव में था क्या? यानी जो रिहाइयां हो रही हैं, जो जमानतें मिल रही हैं, आप देखें जो हड़वा गिरफ्तारी जमानतें हो रही हैं, वो थू और मीठा मीठा हप हप, आप देखें जो जिसमें बरी हो रहे हैं वो मान रहे कि मेरिट पे है, जिस पे सजा हो रही है वो अच्छा अदालत वही है, वही और अगर अदालत है, आज भी आप सारी कटिंग निकाल लें, उस केस की पूरी प्रोसीडिंग सुन लें, जज साहब जितने मौके शरीफ फैमिली को और उनके वकला को मिले हैं ना, यही आज तक कभी हिस्ट्री में किसी को इस पॉइंट पे आ रहा था, बार बार कोर्ट इनसे पूछती रही कि यार कोई चीज लेके आओ, किसी चीज से ये साबित तो ले आने एक जाली वीडियो पहले कतरी लेटर आया, फिर वो वहां पे जो कैलबरी फाउंड आया, उसके बाद ये आ गया। लेकिन उनके पास असल मामला कभी भी, सुन ले, शरीफ फैमिली कभी भी या जरदारी भी, वो जस्टिस मेरिट के ऊपर उन्होंने केस नहीं जीता। हुदैबिया वाला हो, टेक्निकल जस्टिस उनको मिलता है, कभी रेफरी जज आ जाता है। देख लें, अब स्विस कोर्ट वाला, जो है अब जरदारी साहब का देख लें, इसी इंसाफ अदालत के अंदर जरदारी साहब, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि खत लिखो स्विस कोर्ट को, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, टाइम बार्ड करा दिया, प्राइम मिनिस्टर कुर्बान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी जो था उसको अपने ओहदे से फारिग होना पड़ गया, लेकिन खत नहीं लिखा, लेकिन बाद में लिखा जब टाइम बार्ड हो गया। अब सुन ले, टेक्निकल ग्राउंड, जरदारी साहब को इसी इंसाफ अदालत ने, इस्लामाबाद को इंसाफ अदालत ने उनको बरी किया। किस बुनियाद पर? यह था कि नैब ने ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं पेश किया, नैब ने प्रोसिक्यूटर नहीं पेश किया, नैब ने गवाह नहीं पेश किया। इस बुनियाद पर हम जरदारी साहब को बरी कर रहे हैं। जब वो बरी हो गए, रौला मचा, नैब ने वो रिकॉर्ड भी रख दिया। अच्छा, एक और बड़ी, और वो गवाह भी आ गए और जरदारी साहब बरी हो गए। अच्छा, अगली बात, अगली है, अभी जो सारा मामला हुआ है, अभी सारा जो मामला हुआ, ये एपिसोड नैब वाले जो नैब के जाली रेफरेंस जो कमरुज़्ज़मान चौधरी बना गए, आप देखें नवाज शरीफ का भी साथ जो उसका जो है क्या इजाज जो है, ये बंदा है जो क्या उसको बोलते हैं, एक तो नासिर भट्ट है ना, नासिर जंजुआ और कमरुज़्ज़मान चौधरी कई जगह पे वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं। अब मुझे ये बताने, उस वक्त चेयरमैन नैब था, जिस नैब को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा
कि ये दफन हो गया है। वो कमरजमान चौधरी ने कच्चे रेफरेंस बनाए। टाइम बहुत कम है, मुझे ये बताएं खरल साहब कि ये और साथ नैब के जज को मिलाने की कोशिश की उन्हीं किरदारों ने। एक और बड़ा सवाल है कि ये जो कह रहे हैं कि जनाब फैसला नून लीग की बात कर लें, वो कहते हैं जनाब ये दबाव में हुआ, मेरिट पर नहीं हुआ। चलें उनके आर्गूमेंट के मुताबिक अब हाई कोर्ट में तो सब कुछ है, जो बाबर डोगर साहब ने बात की, विटनेसेस वहीं के वहीं, शहादतें वहीं, सबूत वहीं, सारा कुछ है। तो हाई कोर्ट में फिर साबित कर दें कि जनाब ये हक पर है। अगर जज साहब ने सही फैसला दिया तो हाई कोर्ट से सही फैसला ले लें, वहां पर तो सब कुछ है ऑन रिकॉर्ड, वहां पर जाकर दे दें कि जनाब ये मनी ट्रेल है, हमने वहां पर नहीं दी। जज साहब बहुत पूछते रहे, वो चूंकि दबाव में थे इसलिए हमने उनको दी ही नहीं, हमने वहां पर कोई सबूत अपने दबाव में दिया ही नहीं। नवाज शरीफ साहब ने अपना बयान नहीं रिकॉर्ड कराया, उन्होंने जी मैंने नहीं बयान रिकॉर्ड कराना, ना कोई गवाह लाना है, ना कोई मनी ट्रेल लानी है, आप बस वैसे फैसला कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, कोर्स को एक साइड पे कर दें, ये अवाम को ही बता दें कि इन्होंने अल अजीजिया स्टील मिल जो खरीदी थी उसका पैसा कहाँ से आया, एवन जो अपार्टमेंट खरीदे थे एवन फील्ड के उसका पैसा सऊदी अरब से लंदन कैसे ट्रांसफ़र हुआ, ये सारी डिटेल्स ये कह रहे हैं ना हमने कोर्ट में सारे सबूत दिए थे। चले हमें ही बता दें कि ये सबूत जनाब वाला मियां साहब की तकरीर है जनाब पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सवाल इनसे गंदुम करें जवाब चना आता है। शहबाज शरीफ जो है उनसे जितने सवाल, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद था जब ये आशियाना हाउसिंग सोसाइटी का केस था वहां पर, तो उनसे जितने सवाल किए गए उनसे सवाल आशियाना का किया जाता था, जवाब आता था मैंने ये पावर प्लांट बनाया, मैंने ये सड़क बना दी, मैंने मेट्रोज बना दी, मेरा कसूर ये कि मैंने ऑर्डिनरी लाइन बना दी। नैब ने अभी तक जितने सवाल किए, इवन नैब कोर्ट में अभी जो नैब कोर्ट की जो लास्ट प्रोसीडिंग थी उसमें भी जज साहब ने तंग आगे का खुदा का नाम ले लें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दें। उनसे पूछा गया कि चिन्योट शुगर मिल का पूछा गया कि ये बता दें कि ये पैसे आपने लगाए क्यों लगाए, तो जवाब क्या आ रहा है, जवाब आ रहा है कि जनाब सिंध में चीनी महंगी हो गई थी, मैंने यहाँ पे चीनी महंगी नहीं की, अगर मैं पैसे बचाना चाहता उस वक्त बचा लेता, उसका जवाब नहीं दिया। ये तो सवाल आदत है साहब, ये सस्ती रोटी का सवाल शुरू हो जाएगा शहबाज शरीफ से, उसका क्या देंगे। अच्छा चंद मिनट रह गए, आपने ही कहा था कि कुछ खबरें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए वाले से। अच्छा एक तो वो सेनेट में जनाब अब उल्टा जवाबी हमला हो गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने कहा जी सलीम मांडवीवाला साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो हम ले आएंगे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ये अब दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई है सर, जल्दी सिर्फ 2 मिनट। एक तो जंग वो शुरू हो गई, लेकिन आगे शहबाज शरीफ साहब को अब सस्ती रोटी के ऊपर भी सवालों के जवाब देने होंगे, अरबों रुपए के जो खांचे हैं, फिर नजायज आमदन के असासे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के असासों के वाले से नैब का केस खोल गया है। एक मीडिया मालिक से अब सवाल कुछ किए जाएंगे तो उसको आज़ादी के साबित के साथ जोड़ा जाएगा। एक एंकर जो है उसकी गिरफ्तारी शायद अमल में आ सकती है, उसको भी आज़ादी के साबित के साथ जोड़ा। मैं नहीं जिसको कह रहा, लेकिन वो मामला है असासों का। तीसरी चीज, एक लाहौर के अंदर बड़ा एक मॉल है और वहां पे जो घपले हुए हैं, जो लूटमार की गई, जो वेव्स ली गई, वेवर्स ली गई, कुछ तो ऑलरेडी कस्टम में थे। अब एक खतून अगर उस सारे फ्रॉडों के अंदर वो सामने आ जाती हैं, किसी बड़े टाइकून की बहू भी हो सकती हैं, अगर वो गिरफ्तार हो जाती हैं तो इस तरह की चीजें और होने जा रही हैं। 3-4 आपने बता दिए, एक किसी मीडिया इंडस्ट्री के मालिक हैं, एक बड़े सहाफी हैं कि उनको लग रहा है कि अभी से शायद कोई बता देता है क्योंकि सहाफियों के होते हैं, अब पता नहीं कौन से आप उनको पहले से पता लग जाता है, मैं भी नाम नहीं ले, पहले से पता लग गया। मामला सासों का है, नजायज सासों का है, आमदन से ज्यादा सासों का है, उसके ऊपर मामला है। नाम हो गए जी, एक कोई बड़े टाइकून है, बिजनेस टाइकून, उनके खिलाफ या कोई उनकी फैमिली के खिलाफ रिश्तेदार खातून है, उन्होंने खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, उसमें एलडीए के वाले से लेस को और बहुत मौलाना फजल रहमान साहब भी आ गए, वो बड़े अग्रेसिव मौलाना साहब, वो कह रहे थे किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई केस बना सके, इनकी ऐसी की तैसी, लेकिन वो अब नैब ने तो मंजूरी दे दी है। अब क्या होगा आखिर में, जाने से पहले 30 सेकंड्स हैं मेरा ख्याल है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, टाइम ही नहीं बचा, मैं खुद ही खबर आपको बता देता हूँ कि तहरीक बहुत दबाव में है। दूसरी तरफ वो रिलीफ भी लोगों को देने की भरपूर कोशिश कर रही है। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे सरकारी सतह पर, उनको मुस्तकिल करने के लिए कमेटी बना दी गई है, ये एक बड़ी खुशखबरी है। वो लोग जिनको पता नहीं कल उनका मुस्तकबिल क्या होगा, तो अगर मुस्तकिल हो जाएंगे तो जाहिर है पेंशन भी, और एक पता है कि आपको 30-35 साल आप नौकरी कर सकते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर सिक्योर कर सकते हैं और दीगर मराहत मिल सकती हैं। फिर साथ ही तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ और इनिशिएटिव लिए गए हैं, बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है, जो घरों की स्कीम है उसका गरीब लोगों के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए उसका भी आगाज़ हो गया। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर गरीब लोगों के लिए, बेरोज़गार लोगों के लिए
कर्ज़ों की स्कीम भी लाई जा रही है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर है। तो ये कुछ बहुत बड़े अच्छे इनिशिएटिव हैं तहरीक इंसाफ के, जिस पर हम उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी, कामयाब होगी, उनको साफ और शफाफ बनाया जाएगा। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा प्रोग्राम लाया गया है, इस मुश्किल दौर में भी, मुश्किल हालात में भी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।